मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा शहर है जिस पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर पड़ा, खासतौर पर दूसरी लहर के दौरान। यह जिला 3 दूसरे राज्यों के बेहद ही करीब बसा है और क्षेत्रीय व्यवसाय का केंद्र भी है, जो बड़ी तादाद में व्यापारियों को लुभाता भी है। यहाँ कोरोना का प्रभाव और भी घातक हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से इस शहर ने खुद को संभाल लिया। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने इसका जायजा लिया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंदौर 30 लाख की आबादी वाली ऐसी जगह जहां कई संस्कृतियों का मिलन होता है। यहां हर चौक और चौराहों पर आपको टीका लगवाने को लेकर विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। This is one of the toughest because all the campaigns were restricted to under 5 population children or pregnant women. But this first time we are facing 18 plus age group. It's a huge. We have to cover 5.41 crores of vaccination in the state. So it's a big challenge. मध्य प्रदेश के व्यावसायिक केंद्र होने के नाते इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले भी बड़ी तादाद में देखे गए थे। Actually, initially the highest epidemic cases were there in the state in Indore. But that actually हमें चुनौती को अवसर मानना चाहिए. That was a call from Prime Minister and we did it. What we did it was we replanned our program. We started outbreak response immunization. Means near the case, new case, we used to vaccinate 500 households. And in the rural area, we used to vaccinate 5-kilometer area households. So that helped in curtailing the infection. देश के दूसरे शहरों से हटकर इंदौर की सार्वजनिक जगहें बिल्कुल साफ रहती हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 4 बार अपने नाम कर चुका है। इसी वजह से यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। Wherever there has been a lot of dirt, a lot of unhygienic conditions and not so clean conditions, there the spread of infection has always been faster. Cleanliness does have a role to play in the reduction of the incidence of diseases. प्रदेश में कोरोना संक्रमण का लगभग खात्मा होने ही वाला था कि प्रदेश के दूसरे बड़े शहर में कोरोना की फिर से एंट्री हो गई। इस बार दुबई से कोरोना जोधपुर पहुंचा है। जी हां, दुबई से जोधपुर आए एक परिवार के 4 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से प्रशासन की नींद उड़ गई। इसके अलावा जोधपुर में सेना के एक जवान में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस तरह जोधपुर में 39 दिनों बाद एक साथ 5 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बताया जाता है कि शहर के चौपास्ती रोड के शिक्षक कॉलोनी में एक परिवार के 4 सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस परिवार के मुखिया को 10 दिन पहले ही दुबई से जोधपुर पहुंचे और फिर अपने गांव बेलवा गए। वहां से अपनी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को लेकर वापस जोधपुर आ गए। सभी को सर्दी जुकाम वाले लक्षण के बाद जांच की गई तो कोरोना की पुष्टि हुई। वह जम्मू कश्मीर से जोधपुर पहुंचे सेना की एक यूनिट में से एक जवान में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। झुंझुनू के गुड्डागौड़जी कस्बे में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संघ ने श्री श्रद्धानाथ कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से कोरोना काल की फीस आधी करने की मांग की। बाद में छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच बातचीत में कई बिंदुओं पर सहमति बनी और कॉलेज प्रशासन ने हर छात्र की 2500 रुपए की फीस माफ करने का फैसला लिया। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि फीस के कारण किसी भी छात्र को प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। गेट के मुख्य गेट के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांग थी कि सेकेंड ईयर फाइनल के जो भी विद्यार्थी हैं उनके 2500 रुपये फीस कम की जाए। जो भी एक्स स्टूडेंट है उनसे कोई फीस नहीं ली जाए और सभी के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किए जाए, चाहे उनकी फीस जमा हो या नहीं हो। सभी को एडमिट कार्ड देकर एग्जाम में बिठाया जाए, चाहे उनकी फीस जमा हो या न हो। गंगानगर के वार्ड नंबर 5 में सड़ा गला और गोबर कचरा मिला गेहूं बांटने के मामले में एफसीआई ने लापरवाही बरतने के आरोप में क्वालिटी इंस्पेक्टर अनिल कुमार जांगिड़ को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि वार्ड नंबर 5 में राशन डीलर के यहां सड़ा गला गेहूं बांटने पर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित की। इसके बाद रसद विभाग और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जांच में भी उपभोक्ताओं की शिकायत सही पाई गई।
में राशन डिपो पर जो गरीबों को गेहूं मिलता है वो गेहूं घटिया क्वालिटी का 1 अगस्त को मिला। हम लोग मौके पे गए, मौके पर जाकर के हमने गेहूं को रुकवाया। उसके बाद हमने रसद विभाग और केंद्र से जो एजेंसी FCI उसके अधिकारियों को शिकायत की। अधिकारियों ने हमारी शिकायत पर जांच की। जांच में उन्होंने जो क्वालिटी कंट्रोलर है, जो FCI के गुणवत्ता निरीक्षक है, उसको सस्पेंड किया है। अभी जो बड़े मगरमच्छ है वो बचे हुए हैं। गरीब को मिलने वाले गेहूं में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको बख्शेंगे नहीं, और गरीब के इस गेहूं के मामले में जो भी दोषी है उनको सजा दिलवा कर रहेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने जो नाम दिया था उन्होंने इस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण को अपना जीवन मंत्र चुना। बीजेपी जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बता दें कि कल्याण सिंह का शनिवार रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में निधन हो गया था। वो 89 साल के थे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। आज और कल का राजकीय शोक घोषित किया गया। दफ्तरों पर 2 दिन आधे झंडे झुके रहेंगे। राजकीय समारोह का आयोजन भी नहीं होगा। प्रदेश में कल का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया। कल्याण सिंह के निधन के चलते यह अवकाश घोषित हुआ। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे कल्याण सिंह। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहरा शोक जताया। पूनिया ने कहा कि कल्याण सिंह ने राज्यपाल को महामहिम कहने की परंपरा बंद की, जनता के गवर्नर कहलाए। राम मंदिर का निर्माण उनकी कोशिशों से आगे बढ़ा। पूनिया ने कहा कि बीजेपी को उन्होंने मजबूत बनाया और वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ऐसे बिरले राजनेताओं में थे जो जमीन पर भी उतने ही थे और रणनीति कौशल में भी, बुद्धि चातुर्य में भी, और एक सफल राजनेता के सारे गुण कल्याण सिंह जी में थे। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति से आने के बावजूद भी उन्होंने जाति के स्वाभिमान को भी अक्षुण्ण रखा। प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। कटारिया ने अपनी संवेदना संदेश में कहा कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके निधन से देश के करोड़ों राम भक्तों को दुख हुआ। कल्याण सिंह एक सफल मुख्यमंत्री और एक सफल राज्यपाल के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। कल्याण सिंह जी, खास उनके जाने से उनको दुख का एहसास होना स्वाभाविक है। राजस्थान के भी वो राज्यपाल रहे और मैं सोचता हूँ उन्होंने कई ऐसे मापदंड कायम किए
कल्याण सिंह जी, आज उनके जाने से उनको दुख का एहसास होना स्वाभाविक है। राजस्थान के भी वो राज्यपाल रहे और मैं सोचता हूं उन्होंने कई ऐसे मापदंड कायम किए। सात 700 साल पहले जैसलमेर के पास एक ऐसा तालाब बनाया गया जो जल संरक्षण की मिसाल है, जो आज तक नहीं सूखा। कई गांवों की प्यास अब भी बुझा रहा है। रेत के समंदर में जल भंडार, जसेरी जल संरक्षण की मिसाल। 700 साल पुरानी सोच से सीखो। रेगिस्तान में पानी के हिलोरे, बड़ा जल भंडार। ये जैसलमेर से करीब 30 किलोमीटर दूर जाजिया और डेड़ा गांव के बीच बना जसेरी तालाब है। करीब 25 बीघा में बना ये तालाब जल संरक्षण की मिसाल है। इसका कैचमेंट एरिया करीब 1200 बीघा तक फैला हुआ है। 700 साल पहले बना ये तालाब करीब 25 गांवों की प्यास बुझाता आ रहा है। इस तालाब के बनने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है डेड़ा गांव के जसराज पालीवाल नाम के शख्स ने अपनी बेटी के कहने पर इस तालाब को बनवाया था। दरअसल जसराज की बेटी अपने ससुराल में कुएं पर पानी भरने गई थी और अपनी बारी आने से पहले उसने अपने देवर से पानी भर देने की बात कही तो उलाहना मिला, तो उसने भी पिता से जिद कर इस तालाब को बनवाया। अपनी बेटी के उल्हाने को, इसके लिए अपन जो इसके उल्हाने पर अपन तालाब खुदवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उस पर गांव की समस्या दूर होगी। पीढ़ियां याद करें कि इसके बाप ने अपनी बेटी के लिए तालाब खुदवाया था। उसने क्या किया, डेडा का वो रहने वाला था जसराज पालीवाल, उसने डेडा के ढलान से जो पानी जाने वाला था और जहां रुकता था उस तरफ उसने जाजिया की तरफ उसने पनघट बनवा के उस पानी को रोक दिया। तो जैसे वो तालाब भरता था ओवरफ्लो, तो उस ओवरफ्लो का पानी भी जाजिया के खेतों में जाता था। यानी जसराज ने अपनी बेटी के लिए जो तालाब बनवाया, उस पूरे कैचमेंट एरिया का पानी तालाब में जाएगा, उसकी बेटी पिएगी, उसके ससुराल वाले पिएंगे और जाजिया के लोग। बेटी की जिद को पूरा करने के लिए जसराज ने ऐसा तालाब बनाया जो आज तक नहीं सूखा है। पैसा बताने का कुछ यूं हिसाब हुआ, तर्क में तोहफा और ताने पर तालाब मिला। देवर के ताने पर भाभी के पिता ने तालाब तो खुदवाया ही, लेकिन वो एक मिसाल बन गया। 700 साल से ये जसेरी तालाब आज तक नहीं सूखा है। देखिए, ये वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है कि ये एक ऐसा तालाब है इस शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर पानी का संरक्षण 2 या 3 वर्ष तक रहता है। और आसपास के जो भी गांव है, ये जैसे इसकी जो स्थिति है वो डेड़ा गांव के पास है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन आसपास के जितने भी ये आज भी जो 10-15 गांव हैं, ऐसा बताते हैं कि उस समय जो गांव थे वो पालीवालों की संस्कृति के जितने भी गांव थे उनकी पानी की प्यास ये बुझाता था। तालाब का पानी जल्द नहीं सूखे, इसके लिए जसराज ने तालाब के नीचे पीले पत्थर भी लगवाए। 200 साल पहले पालीवालों के 84 गांव खाली करने के बाद इस तालाब की लंबे वक्त तक खुदाई नहीं हुई। साल 1970 में पिथरा के तत्कालीन सरपंच ने तालाब की खुदाई करवाई। उसके बाद 2013 में जन सहयोग से इस तालाब की मिट्टी निकाली गई। ये तालाब परंपरागत पेयजल स्रोत के संरक्षण की किस तरह मिसाल बन चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस तालाब की तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन में लगी है। सीख देने के लिए जल संरक्षण से कैसे पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। बहरहाल इस ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण की जरूरत है ताकि आसपास के गांवों के लोगों की प्यास बुझाता रहे, जल संरक्षण की सीख देता रहे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। मानसून की बेरुखी से बिसलपुर बांध फिर प्यासा रह गया। बांध में इतना कम पानी है जिससे सिर्फ 4 महीने तक लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। मानसून की बेरुखी, बिसलपुर बांध प्यासा। भराव क्षमता का 33% पानी।
4 महीने तक ही बुझा सकता है प्यास। बीसलपुर बांध फिर प्यासा रह गया। मॉनसून की बेरुखी से लगातार दूसरे साल बांध खाली रह गया। हालात ये हैं कि 1 करोड़ आबादी की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध में सिर्फ 33% पानी बचा है, जिससे दिसंबर तक लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन जलदाय विभाग की ओर से मार्च 2022 तक पानी की सप्लाई करने का दावा किया जा रहा है। हमने ऑलरेडी इनके जो बीसलपुर के जैसे बारिश कम होने की संभावना जताई जा रही है, तो इसके संदर्भ में हमने मीटिंग लेके सभी अधीक्षण अभियंताओं से ट्यूबवेल वगैरह के जो प्रपोजल आज की तारीख में जो कंट्रोल रूम में मैक्सिमम हमारे पास शिकायत आई, कम दबाव, कम पानी और इनकी, तो उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनके समाधान हेतु जहाँ जहाँ ट्यूबवेल वगैरह की आवश्यकता हमने प्रस्ताव तो अभी तैयार कर लिए है। जैसे ही अगर बारिश का सीजन खत्म होता है और बारिश पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है या हमारे किसी पानी की कमी महसूस की जाएगी, तो तुरंत हम प्रस्ताव भेज के उसको सैंक्शन करा के बिफोर समर। दरअसल मार्च 2022 तक बांध से पानी की सप्लाई करने को लेकर विभाग के इंजीनियर्स ने कागजों पर बाजीगरी दिखाई है। पानी की 30% तक कटौती का प्लान और 6 टीएमसी रिजर्व पानी को सप्लाई करना दिखा दिया गया है। हालांकि बांध में पानी की कमी देखते हुए विभाग की ओर से ट्यूबवेल लगाने की प्लानिंग की जा रही है। आज की तारीख में जो कंट्रोल रूम में मैक्सिमम हमारे पास शिकायत आई, कम दबाव, कम पानी और इनकी, तो उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनके समाधान हेतु जहाँ जहाँ ट्यूबवेल वगैरह की आवश्यकता हमने प्रस्ताव तो अभी तैयार कर लिए है। जैसे ही अगर बारिश का सीजन खत्म होता है। मॉनसून विदाई लेने को तैयार है और बांध में पानी कम बचा है, जिससे सर्दियों तक पेयजल का संकट हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।